नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपको अपने बच्चे की पढ़ाई का लक्ष्य पूरा करना है तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे देश में पढ़ाई का खर्च है वो सालाना 11% से बढ़ रहा है। मतलब जो आज का 30 लाख है वो आज से कई सालों के बाद, मानिए 13 साल के बाद, 15 साल के बाद 30 लाख का खर्च नहीं रहेगा। इसलिए महंगाई को ध्यान में रखते हुए, पढ़ाई के इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपने बच्चे की पढ़ाई की तैयारी करनी है, चाहे आप भारत में पढ़ाई कराएं या विदेश में पढ़ाई कराएं। इसी की आज हम आपकी प्लानिंग कराने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान है, उनका सबसे पहले परिचय करा दे। फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ है। प्रतिभा, बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज आपका। प्रतिभा से हम बातचीत शुरू करें उससे पहले हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि आप अपना निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल हमें पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके सवालों का जवाब देंगे और तरीका बेहद ही आसान है हमसे संपर्क करने का। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे ट्विटर अकाउंट पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9582222666 पर अपना सवाल हमें लिखकर भेजिए, अपने नाम और अपनी उम्र के साथ पूरा सवाल अच्छे से। @ZBusiness ट्विटर अकाउंट पर भी सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन हमारा हैंडल है और ईमेल सबसे आसान तरीका moneyguru@zmedia.slgroup.com पर अपना सवाल हमें भेजिए पूरी जानकारी के साथ और अपना फोन नंबर भी जरूर लिखिएगा। पढ़ाई का खर्च बहुत बढ़ता जा रहा है प्रतिभा। जितने भी इस वक्त पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो इस बात से अग्री करेंगे कि बच्चे की पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको भी लेकर लोगों की चिंता जरूर रहती है। कोशिश करते हैं आपके जरिए उनकी इस एजुकेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग करने की। कुछ हम केस स्टडीज के जरिए आपसे समझेंगे। थोड़ा आसान भाषा में आप जरूर बताइएगा कि किस तरीके से एक हायर एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जा सकता है। अब बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे 3, 4 या 5 साल के हैं, मतलब 18 साल में जब वो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग 13 साल पहले ही उनको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर मानिए मुझे अपने बच्चे को 18 साल में एक अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन करानी है तो कितना खर्च मुझे अभी से या कितनी SIP मुझे अभी से करनी पड़ेगी जिससे 13 साल के बाद में अच्छी खासी रकम पढ़ाई के लिए इकट्ठा कर पाऊं? बच्चों का भविष्य जो है वो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी रहता है सब लोग के लिए। तो आज की तारीख में अगर आप देखा चाहे तो एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स किसी को करना है, 4 साल का मेडिकल के लिए अलग लगता है, मेडिकल के लिए एक्सपेंसेस अलग लगेगा। 4 साल का कोर्स के लिए 7.5 लाख रुपया पर ईयर का एक्सपेंसेस पकड़ सकते हैं। एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन कराएंगे और ये 4 साल के लिए है, मतलब 7.5, 15, 22.5, 30, 4 साल के लिए 30 लाख लगने वाले आज की तारीख में, अगर 18 साल का बच्चा हो। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ 5 साल का है और 13 साल है उसको एजुकेट करने में, तो महंगाई की वजह से वो ये जो 30 लाख है, अगर आपने महंगाई 7% भी पकड़ा, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है 7% भी पकड़ा, 30 लाख जो है सीधा 82 लाख्स बन जाएगा एट द टाइम ऑफ एजुकेशन। 82 लाख्स टोटल रकम चाहिए सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए 13 साल के बाद। स्वाति ने बताया 10% से ऊपर है एजुकेशन का महंगाई, हम तो सिर्फ 7 पकड़ रहे हैं। तो अगर ये 82 लाख्स इकट्ठा करना है आपको, तो फॉर्चुनेटली अगर बच्चा सिर्फ 5 साल का है तो 13 साल आपके पास है और आपको महीने का 24,075 रुपीज़ का SIP करना पड़ेगा और ये SIP वही रकम जारी रखना पड़ेगा पूरा समय अवधि, 13 साल के लिए जारी रखना पड़ेगा। तो तब जाके आपका 80 लाख तैयार हो जाएगा और उसमें से डिवाइड बाय 4 आप हर साल बढ़ते रहेंगे और ग्रेजुएशन का रकम इकट्ठा होगा। आम तौर पे जब ये चिंतित होते हैं पेरेंट्स तो एक टिक मार्क एक्टिविटी के वजह से एक 3,000, 2,000 का SIP स्टार्ट करते हैं, बट अगर आप प्लानिंग करने जाओगे तो रकम जो इकट्ठा करना वो काफ़ी अच्छा रकम आपको SIP में डालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा, इनफैक्ट आपने सही बोला। आप जब बच्चे की पढ़ाई का लक्ष्य लेकर चलते हैं, क्योंकि कई दर्शक जो हमें सवाल भेजते हैं वो कहते हैं कि हमें तो 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठा करनी है। यहाँ पर तो 13 साल के बाद आप अगर मानिए 83 लाख रुपए चाहते भी हैं, फिर भी आपको 24,000 की SIP करनी पड़ेगी। इसका ध्यान रखिए। अगर हम अनुमानित रिटर्न 11% भी मान ले, इन्फ्लेशन को 7% पर रख दें, तो आप खुद सोचिए आज के 30 लाख आज से 13 साल के बाद
82 लाख के बराबर होते हैं। ये तो हमने भारत में पढ़ाई की बात की, विदेश में पढ़ाई की भी कुछ आंकड़े हम चला रहे थे, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि भारत में पढ़ाई अगर 82 लाख की है तो विदेश में एक अच्छे ए लिस्ट कॉलेज में अगर बच्चे को भेजते हैं हम, तो वो जो पूरा जो पढ़ाई का खर्चा होगा, राइट फ्रॉम उसको भेजना, वहां पर पढ़ाई कराना, और वो जो जितने साल बच्चा रहेगा उस पूरे अपने कोर्स के दौरान, वो पूरा खर्च इन 13 सालों में कितना एक रकम इकट्ठा कर सकता है? वैसे आज की तारीख में सब लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के लिए, मतलब अंडर ग्रेज लेवल में ही बच्चे को विदेश भेजा जाए। विदेश में अगर एजुकेशन करना है आज की तारीख में 50 लाख रुपए साल का लगेगा। मतलब 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स विदेश में अगर करना है तो 2 करोड़ रुपए लगेंगे। एक अच्छी बात है कि विदेश में इतना महंगाई नहीं है। हमारे यहाँ अगर 7% है तो वहाँ पे महंगाई सिर्फ 3% उतना ही होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है। तो आज की तारीख में जो 2 करोड़ लग रहा है ना, वो 13 साल बाद 3.1 करोड़ लगेगा आपको। अगर विदेश भेजना है तो सिर्फ 4 साल का ग्रेजुएशन के लिए 3.11 करोड़ लगेंगे, ये 3% की महंगाई की वजह से। तो अगर आप इंडिया में एजुकेट करना चाहते हो, ग्रेजुएशन करवाना चाहते हो, तो 24,000 का सिप चल जाएगा। लेकिन विदेश में कराना चाहते हो तो 90,000 का सिप आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3.11 करोड़ का रकम लगेगा सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए। 2 साल जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका अलग, उसका भी आज की तारीख में 50 लाख का है, और वो भी बढ़ता ही जाएगा महंगाई की वजह से। बिल्कुल। तो अगर बच्चे को सही जगह पर पढ़ाई के लिए भेजना है, और ऑफ कोर्स आप इतना प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो फैमिली प्लानिंग के बाद अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग करना भी जरूरी है। बस SIP अमाउंट जो है वो हर दर साल बढ़ाते जाइए, और बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कीजिए। प्रतिभा ने ये आसान जो फॉर्मूला है ये आप सबको बताया है। चलिए अब दर्शकों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बैंगलोर आपको ले चलते हैं, क्योंकि वहां से हमारे एक कॉलर रवि हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के शो में। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर हमसे सवाल जानना चाहते हैं। आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं, और हाल फिलहाल में आपने शेयर बाजार में भी अपनी किस्मत आजमानी शुरू की है। जरा बताइए आपकी प्लानिंग कैसी चल रही है? हाँ, धन्यवाद मुझे कॉल में मौका देने के लिए। तो पहले मैं म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है मेरे पास। लमसम मेरे पास क्लोज टू 5 फंड में है, एंड टोटल अमाउंट रफली अराउंड 10 लाख का है। एंड मैं अभी SIP कर रहा हूँ टोटल 5 फंड्स में। आई एम डूइंग 2000 वीकली इन ICICI Pru टेक्नोलॉजी फंड, 1000 वीकली इन SBI फोकस्ड फंड, 1000 वीकली इन कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड, एंड 5000 मंथली इन कैनरा रोबैको इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो ये मेरे अभी करंट SIP चल रहे हैं, और मेरे पास अभी और 5 से 10 हजार एक्स्ट्रा अमाउंट है टू ऐड सम मोर SIP इन न्यू गुड फंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा किस तरह का फंड मैं ऐड कर सकता हूँ इस पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड के लिए। और दूसरी बात ये है कि स्टॉक मार्केट में मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, और वहाँ पे मोस्टली मैं मिड कैप और ब्लू चिप्स फंड में ही डाल रहा हूँ पैसा। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बीच में किस तरह का बैलेंस रहना चाहिए? ओके, ये आपने बहुत ऐसा सवाल पूछा है जो आप जैसे कई दर्शक जानना चाहते होंगे। म्यूचुअल फंड में भी निवेश, बिल्कुल प्रतिभा, और साथ ही साथ एक शेयर बाजार का भी पोर्टफोलियो इन्होंने अपने लिए बना के रखा है, और जो भी इनके फंड्स हैं वो आपके सामने है। प्रतिभा, आपको मालूम है, अब बताइए ये अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे आगे बढ़ाएं? ये जो आपने SIP में फंड्स आपने जो चुने हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई लेकिन एक ही चीज़ आपको याद रखना है। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा तक, आपने 2 स्मॉल कैप फंड बताया था, 2 स्मॉल कैप फंड में आप निवेश कर रहे हैं आज की तारीख में, मतलब 40% आपका स्मॉल कैप फंड में जा रहा था, HDFC, और दूसरा एक फंड बताया था आपने स्मॉल कैप में। तो ये इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा हो सकता है, जैसे आप जानते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो ऑफ SIP थोड़ा एग्रेसिव है बिकॉज ऑफ स्मॉल कैप एक्सपोजर। अगर आप आगे जाके, आप जैसे आपने बताया आपको ऐड करना है, तो मेरा सुझाव होगा कि आप फ्लेक्सी कैप फंड में ज़्यादा ऐड करें। वहाँ पे आप
आपके फंड मैनेजर को थोड़ा आप लेग रूम दे देंगे कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैप अभी चल रहा है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कब निकलना है। और ये इन्वेस्टिंग और निकालने में आपका ना ही एग्जिट क्लॉज लगेगा ना ही टैक्स लगेगा। तो फ्लेक्सी कैप फंड में आप कंसिडर कर सकते हैं पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी, इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी थोड़ा हो जाएगा आपको, या फिर एक्सिस फ्लेक्सी कैप या कैनरा फ्लेक्सी कैप आप ऐड कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज आपका जो SIP फंड्स है वो अच्छे हैं, उसमें चेंज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपने बताया था कि आपका लमसम भी है। लमसम हमने देखा आपके फंड्स को अच्छे हैं। सुंदरम जो आपका लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में है, उसमें आप देख सकते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप में कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं ये, बिकॉज ये अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले फंड्स में से एक है कैनरा रोबेको। और दूसरा आपने निप्पॉन फार्मा में भी रखा है। निप्पॉन फार्मा वाइल इट्स अ गुड फंड, ये सेक्टोरियल फंड है और सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइमिंग की ज़रूरत है, करेक्ट टाइम पे आप एग्जिट भी कर ले वो फंड से। तो इसको ध्यान रखते हुए मैं आपको ये सुझाव दूंगी कि आप इसमें और ज़्यादा ऐड ना करें, ये जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है उतना ही रहने दें। ओके, थर्डली आपने डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग किया है, तो ये समझना ज़रूरी है कि आपने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्यों चुना है जब आपके पास प्रोफेशनली एडवाइज्ड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। तो अगर आप प्रोफेशनली छोड़ के ये कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा रिटर्न्स देंगे, वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत हैंड्स ऑन और इन्वॉल्व रहना पड़ता है टू गेट गुड रिटर्न्स फ्रॉम डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग। तो मेरा सुझाव है आप स्मॉल केस कंसिडर करें। स्मॉल केस में आपको दोनों का फ्लेवर मिल जाता है। आपको डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो और प्रोफेशनल एडवाइस भी मिल जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि स्मॉल केस को भी बहुत, जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स का रिसर्च किया है वैसे ही रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। और हाल ही में जो परफॉर्मेंस है, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, उस पर मत जाए। आप लॉन्ग टर्म अपना जो भी लक्ष्य है उसके हिसाब से स्मॉल केस चुने, तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का भी फ्लेवर मिल जाएगा विथ प्रोफेशनल एडवाइस, और आपका टाइम ज़्यादा उसमें स्पेंड नहीं करने की ज़रूरत है। बिल्कुल रवि जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने पोर्टफोलियो पर एक अच्छी सटीक राय मिली होगी प्रतिभा के जरिए। बहुत शुभकामनाएं आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आइए अब आपको अगले कॉलर से भी बात करवाएं। प्रतिभा, हमारे साथ पुडुचेरी से सरिता जैन है। सबसे पहले सरिता जी, आपका स्वागत करते हैं हम अपने शो में। और आपने जो हमें सवाल भेजा उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि आपका जो निवेश जारी है उसको आगे आप चाहती हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए उसमें एक अच्छी रकम इकट्ठा करें। जरा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमें और बताएंगी? हाँ, नमस्ते जी। मेरे पास में कैन रोबोको में ब्लू चिप में मैं 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ पर मंथ। इन्वेस्ट को मिड कैप में 10,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 15,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सही है सारे म्यूचुअल फंड, और इनके आगे का फ्यूचर क्या है, और ये मुझे कितना अमाउंट आगे मिल सकता है 15 इयर्स के बाद? ओके सरिता जी, कांग्रेचुलेशन। 15 साल के बाद जो आप रकम इकट्ठा कर रही हैं। जी सरिता जी, मैं बस प्रतिभा इनसे यही जानना चाह रही थी, आपका जो लक्ष्य है सरिता जी वो क्या है, मतलब मकसद क्या है इन फंड्स में निवेश करने का? ये बच्चों के लिए, बच्चों को देना है मुझे। मैं 60 इयर्स ओल्ड हूँ, मुझे ग्रैंड चाइल्ड के लिए इकट्ठा करना है पैसा। ओह वाओ, एक्सीलेंट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशंस। ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आपने जिस तरीके से फंड्स का सिलेक्शन किया है सरिता जी, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। बहुत अच्छे फंड्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से, ना मुझे आपको चेंज का कुछ सुझाव देना है फंड के बारे में या फिर मार्केट कैप, एवरीथिंग इज गुड। आप जो 40,000 कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा रकम है और आपने अच्छा चुना है। लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि ये लंबे समय अवधि के लिए है, आपने बच्चों को देना है। तो 15 साल के लिए आप ये फंड्स चुने हैं, तो इसको ऐसे ही मॉनिटर करते रहना है कि वही अच्छे फंड्स में रहे लॉन्ग टर्म में। और ये अगर आप 40,000 इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको क्लोज टू, मतलब 1.95 और 2 करोड़ के बीच में बन जाएगा 15 ईयर्स में। ओके, अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप मतलब बढ़ाना, अगर रिटायर्ड हो, अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो ठीक है, अगर बढ़ा सकते हैं, आपके पास 10% से बढ़ा सकते हैं, ये 2 करोड़ जो अमाउंट है वो 3 करोड़ तक बन सकता है। तो फंड्स अच्छे हैं, इसको मॉनिटर करना है और ये अच्छा खासा रकम बना सकता है 15 साल के समय अवधि में।
लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि ज़्यादातर जो कस्टमर से हम मिलते हैं, स्पेशली जो लेडीज़ को मिलते हैं, तो उनको बहुत जल्दबाजी रहती है कि वो अपना जो एसेट्स है अपने जीवन अवधि में किसी अपने बच्चे को या पोतों को देना चाहते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने नाम पे करें, नॉमिनी भले ही ग्रैंड चिल्ड्रन को रखें या वसीयत में उनका नाम रखें, क्योंकि महंगाई जो है उसका असर कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता, उतना होता है। तो आपके लाइफ टाइम में आपका सारा इन्वेस्टमेंट्स आपके नाम पे होना बहुत ज़रूरी है। एज समबडी जो कस्टमर्स को बताते हैं, तो मुझे लगता है ये सुझाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि भले ही आप उनके लिए ईयरमार्क करें, लेकिन अपने नाम पे रखें। प्रतिभा, हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं, आइए सीधे उनसे करते हैं बात। और पठानकोट से हमारे साथ है जितेंद्र। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में, और आपसे जानना चाहते हैं, आप खास तौर पर अपने कुछ फंड्स के बारे में हमसे जानना चाहते हैं जिनसे आपने पैसे रिडीम किए थे थ्रू टैक्स हार्वेस्टिंग। जरा बताएंगे इसके बारे में। टैक्स हार्वेस्टिंग में मैंने कोटक, एक्सिस बैंक, कोटक म्यूचुअल फंड से, एक्सिस म्यूचुअल फंड से, इन्वेस्को मिड कैप फंड से रिडीम किए थे पैसे। तो उसका प्रोसीजर जानना था। अगर मैंने रिडीम किए हैं तो वो एक साथ पूरे, अगर मैं डालना चाहूँ एक साथ पूरे सिप में जा सकते हैं वो पैसे? हेलो, बताइए प्रतिभा। टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में आप सोच के आप करेक्ट टाइम पे टैक्स हार्वेस्टिंग करें, इस सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कम कस्टमर्स इस पे ध्यान देते हैं। कंग्रेचुलेशंस। यस, टैक्स हार्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका है कि आप बाद में ज़्यादा टैक्स ना भरे। तो जब आप रिडीम किया है तो ये फंड से आपको इमिडिएटली वही फंड्स में, जैसे आपका रिडेम्पशन आता है, अगर आपका फंड चॉइस अच्छा है और आप उसमें डाउट नहीं कर रहे हो, जैसे ये फंड्स में डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इमीडिएटली उसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है लमसम के तौर पे। टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है कि आज के तारीख में आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, तो आपका जितना भी गेन हुआ उस पर आपको 10% तो कैपिटल गेन्स लगने वाला है 1 साल के बाद। अब अगर आप हर साल 10% का जो कैपिटल गेन्स हुआ उसको आप रिडीम करोगे, तो आप हर इंडिविजुअल को ये ऑप्शन है कि 1 लाख रुपीस तक का जितना कैपिटल गेन्स है उस पर टैक्स नहीं भरना होता है। तो अगर आपने अच्छी तरह से कैलकुलेट करके, प्लान करके आपने रिडीम किया है, तो ये भी उतना ही ज़रूरी है कि जिस फंड से आपने रिडीम किया है 2-3 दिन बाद जब आपके पास पैसे आते हैं, भले ही एनएवी ऊपर हो नीचे हो, तुरंत उसी में इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि आपका मकसद था कि आप वो 10,000 का जो टैक्स सुविधा मिल रहा है, आपने उसका फ़ायदा लेना था और आपने फ़ायदा ले लिया। तो आपने ये भी पूछा था कि लमसम इन्वेस्ट करना है या एसआईपी में। लमसम के ऑप्शन पे ही जितना भी फंड आपने रिडीम किया है उसको लमसम के ऑप्शन पे वही फंड्स में आप वापस री इन्वेस्ट कर दें। ये ज़रूर ध्यान रखें आपने क्या किया है हार्वेस्टिंग के दौरान। एनएवी जो नीचे था उसको ऊपर लेके आए, क्योंकि अभी थोड़ा बढ़ गया है, तो आपका टैक्स आगे जाके कम लग सकता है। तो रिटर्न्स अगर कम भी दिखेगा तो आपके माइंड में तो क्लैरिटी होना चाहिए, जो आपने पैसा डाले हैं वो जो इनिशियल अमाउंट डाला था उतना ही डाला है, और रिटर्न्स उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना चाहिए। बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप टैक्स हार्वेस्टिंग का ध्यान रख के कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत शुभकामनाएं जितेंद्र आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर से बात करें। सीधे उत्तराखंड देहरादून हमारे साथ एक और कॉलर है, इनका नाम है नवीन कोठारी। नवीन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आप 10 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, जरा बताएंगे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैंने म्यूचुअल फंड में 5 फंड ले रखे हैं, और मेरा प्लान है 10 साल में 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करना। मैं लास्ट 2 ईयर से 20,000 पर मंथ जमा कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मुझे पोर्टफोलियो चेक करना है कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं, और दूसरा मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ या नहीं। आपने 5 फंड पे प्रतिभा, मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इनके सवाल को रिकैप कर दूं। इनके जो 5 फंड है, जैसा इनका जो पोर्टफोलियो है एसबीआई ब्लू चिप में है, मिड कैप में भी इनका निवेश है एलएनटी, कोटक फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड भी इनके पास है, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड बैलेंस फंड भी इनके पास है। अब 20,000 की एसआईपी जो उन्होंने हमें जानकारी दी उसके मुताबिक, और लगभग 5 से 3,000 या 4,000 रुपए की इनकी अलग अलग फंड में एसआईपी है। तो ये जो करंट इनकी एसआईपी है 20,000 रुपए की प्रति महीना,
10 साल में 1 करोड़ रुपए बनाती है ये? 20,000 का SIP अगर वही रकम आप जारी रखेंगे, 25,000 अगर करते हैं तो 46 लाख तक बनेगा। तो ये 1 करोड़ नहीं बन सकता है। 1 करोड़ बनाने के लिए 2 चीज़ है आपको, या समय अवधि को थोड़ा बढ़ा दीजिए, 10 साल से 15 साल कर दीजिए, या फिर ये जो आपका आपने जो 20,000 का स्टार्ट किया है उसको हर साल जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है 10% से इंक्रीज करते रहिए। 10% इंक्रीज करने के बावजूद 10 साल नहीं, थोड़ा और लगेगा आपको टाइम, तो आप 15 साल का समय अवधि लेके चलोगे तो आपका रकम बन सकता है, और हर साल आपको इंक्रीज करना ज़रूरी है। जहाँ तक आपका फंड सिलेक्शन का आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या आपका फंड सिलेक्शन अच्छा है? आपने फंड सिलेक्शन सोच समझ के किया है। इसमें एक ही मुझे सवाल है कि आपने एक हाइब्रिड फंड चूज़ किया है, ICICI का हाइब्रिड फंड। आमतौर पे जो हाइब्रिड फंड है वो उतार चढ़ाव को कम कर देता है, उसके साथ साथ रिटर्न्स भी थोड़ा सबड्यूड हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत हाइब्रिड फंड में डेट में भी इन्वेस्ट करते हो तो डेट का रिटर्न थोड़ा कम होता है। आपका इतना लंबा समय अवधि है, 10 साल 12 साल 15 साल का अगर है, तो हाइब्रिड फंड के बजाय आप एक फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो मेरा सुझाव है, जो आप आज की तारीख में हाइब्रिड फंड में कर रहे हो उसके बदले में आप पराग पारिक जैसा एक फ्लेक्सी कैप फंड में करो, या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज में करोगे तो ये आपको अच्छा रिटर्न्स देगा लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल नवीन जी, कुछ बदलाव की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रतिभा ने आपको राय दी है। इनफैक्ट शो एंड करने से पहले प्रतिभा, क्योंकि हम शुरुआत में शो की बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे, और हमने जिक्र किया कि कैसे जो ग्रेजुएशन होती है, मानिए आप भारत में कराना चाहते हैं, भारत से बाहर सीधे स्कूल के बाद एक प्रोफेशनल कोर्स देश से बाहर करेंगे, तो कितना अंतर हो जाता है आज के एक्सपेंस के हिसाब से या आज से 13 साल के बाद। वही पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर अगर, क्योंकि कई लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मानिए हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद कई जो पेरेंट्स हैं वो भेजते हैं अपने बच्चों को विद इन इंडिया भी, अलग अलग स्टेट्स में या बाहर भी, तो कितना अमाउंट में फर्क पड़ेगा इस प्लानिंग में? देखिए, अगर 10 इयर्स में डबल हो जाएगा, आज की तारीख में 7.5 लाख है तो 10 साल बाद वो 15 लाख होना है, और 15 साल बाद 20 साल बाद वो 30 लाख हो जाएगा। तो जैसे जैसे समय अवधि जाता रहता है, इंडिया के अंदर मैं बता रही हूँ, बिकॉज 7% अगर आपने इन्फ्लेशन पकड़ा है, मेरे हिसाब से तो 10% लेना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपेंसेस के लिए भी, लेकिन एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ साथ अपना भी प्लानिंग करना ज़रूरी है, राइट? तो पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपेंसेस के लिए हमेशा आप प्लानिंग करते वक्त यही ध्यान रखें कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का जो रकम है वो इकट्ठा कर ले ग्रेजुएशन स्टार्ट होने से पहले। मतलब बच्चा 18 साल होने से पहले ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का रकम इकट्ठा हो गया है, और बाकी आप अपने गोल्स पे भी ध्यान रख सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन तक SIP करने की ज़रूरत नहीं। आमतौर पे प्लानिंग उस तरफ से करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज की तारीख में जो 50 लाख लग रहा है, तो वो 1.25 करोड़ लगेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर, अगर इंडिया में लग रहा है तो। ओके। और प्रतिभा, ब्रॉडली कौन सी कैटेगरीज में ऐसे किसी निवेश के लिए, ऐसे किसी लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहिए जो दूर भी है और जो महंगाई को मात देने वाला रिटर्न भी हमारे दर्शकों को कमा कर दे? जैसे हमने जो केस स्टडी लिया था एग्जाम्पल, उसमें तो 5 साल का बच्चा है और 13 साल का समय अवधि है। 13 साल में तो आप सब जानते हैं कि वॉलेटिलिटी जो है वो शॉर्ट टर्म में रहता है। 13 साल में वेल चोजन फंड्स बहुत अच्छे करेंगे, तो इक्विटी का मात्रा जो है बहुत ज़्यादा रहना चाहिए ये लंबे समय अवधि के लिए। अगर आपका बच्चा जो है वो 12 या 13 साल का हो गया और अभी सिर्फ 5 ही साल बचा है, तो वो टाइम पे आप पूरा इक्विटी का इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाएगा। अगर 5 ही साल बचा या 3 साल बचा है तो आपका इक्विटी और डेट का मात्रा चेंज करना पड़ेगा, एसेट एलोकेशन चेंज होगा। आप थोड़ा बहुत डेट में करोगे 12 साल के बच्चे के लिए, और काफ़ी कुछ डेट में करना चाहिए 15 साल के बच्चे के लिए, क्योंकि 3 साल में आपको वो पैसे लगेंगे। और उतार चढ़ाव तो एजुकेशन गोल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपके बच्चे के उम्र के ऊपर है आप कितना पैसा कहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इतना टाइम है 10 इयर्स प्लस है तो मेरे हिसाब से 80-85% इक्विटी में डालना ही अच्छी बात है, वहीं पे वेल्थ बिल्डिंग होगा।
बिल्कुल। तो अपने बच्चे की पढ़ाई की प्लानिंग की पूरी तैयारी हमने कोशिश की कराएं। और धन्यवाद करेंगे प्रतिभा, आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुई। और शो एंड Thank करने you. से पहले एक बार फिर से बता दें, आप चाहते हैं अगर आपका सवाल हमारे शो में शामिल हो तो तरीका बेहद ही आसान है हमसे सवाल पूछने का। और अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे आपका सवाल, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सवाल अपने शो में शामिल करें। और उसके लिए जो डिटेल्स है आपके टेलीविजन के सामने है। व्हाट्सएप पर 9582222666 पर हमें अपना सवाल भेजिए। @ZBusiness ट्विटर हैंडल पर भेज सकते हैं, फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, या फिर सबसे आसान ईमेल maniguru@zmedia.slgroup.com पर अपना सवाल भेजिए अपने उम्र, नाम और साथ ही साथ फोन नंबर के साथ। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।